नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। एक मजेदार वीडियो लगातार आपने देखा होगा जिसमें एक जहाज के अंदर ढेर सारे नॉर्थ ईस्टर्न इलाका जो भारत का है वहां के लोग हैं। कुल 240 लोग हैं। इनके हाथ में इजराइल का झंडा है। इजराइल के कुछ अधिकारी हैं और यह वीडियो लगातार वायरल करके बताया जा रहा है कि भारत से यहूदियों को इजराइल अपने देश ले जा रहा है और वहां पर बसाएगा। इनके बारे में कहा जा रहा है ये बनी मनाशे हैं। बनी मनाशे का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा। और इस तरह से इजराइल ये दावा कर रहा है कि हिंदुस्तान में जो यहूदी रहते हैं उनको वो धीरे धीरे अपने देश में ले जा रहा है। दुनिया के सारे यहूदियों का मुल्क कहता है खुद को इजराइल, तो हिंदुस्तान के यहूदियों को भी वो ले जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, दो तीन सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। पहली बात तो ये कि 2026 में जाकर उसको कैसे याद आई हिंदुस्तान के यहूदियों की, और दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान के यहूदी इजराइल जाने के लिए इतना परेशान क्यों है। वैसे आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी का वो डायलॉग जिसमें जो बहुत वायरल हो गया था, इंडिया इज द मदरलैंड, इजराइल इज द फादरलैंड। दरअसल मिसकोट हुआ था, वो 30 सेकंड का वीडियो चलाकर मिसकोट किया गया था। वो यही कह रहे थे कि इजराइल जब बना था तो हिंदुस्तान से बहुत सारे यहूदी इजराइल में जाकर बसे थे, और जो यहूदी इजराइल में जाकर बसे थे वो हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि मानते हैं, मदरलैंड मानते हैं, मादरे वतन मानते हैं, और इजराइल को अपना फादरलैंड मानते हैं। तो ये वाले जो यहूदी हैं जो अभी जा रहे हैं, ये कौन है, और क्या वाकई इजराइल हिंदुस्तान के यहूदियों को अपने यहां ले जाकर इज्जत से बसाना चाहता है? इन दो सवालों पर कुछ मजेदार डिटेल्स मिली जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तब। पहली बात तो यह कि 240 को ले जा रहा है और कुल 6000 यहूदियों को हिंदुस्तान से ले जाना है उसको इजराइल में, यह उसकी प्लानिंग है। अब 6000 यहूदी ही क्यों चाहिए उसको? दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि वेस्ट बैंक में जिस तरह से वो लगातार कब्जा करता जा रहा है, दखल करता जा रहा है, वहां इन लोगों को बसाना है। लेकिन बसाना उसका मकसद नहीं है। दया नहीं आई है, मोहब्बत नहीं जगी है। हिंदुस्तानी यहूदियों के लिए जरूरत है। जरूरत यह है कि फलस्तीनी मजदूर जो काम करते थे, फलस्तीनी वर्कर्स जो काम करते थे, वो उनकी जगह पर यहूदियों को रखना चाहता है। और यही वजह थी कि हिंदुस्तान से पहले भी मजदूरों को वो ले गया था इजराइल, खेतों में काम करने के लिए, टॉयलेट साफ करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, छत ढालने के लिए, फैक्ट्रियों के अंदर मजदूरी करने के लिए। इन सब कामों के लिए उसको मजदूर की जरूरत है। और देखिए, जब शहर में कोई बड़ा आदमी बन जाता है और उसको घर में नौकर की जरूरत होती है, तो वो गांव से अपने किसी रिश्तेदार के बच्चे को उठा ले आता है जो गरीब रिश्तेदार होता है, और कहता तो यह है कि हमारा भतीजा है, लेकिन उसकी हैसियत घर में नौकर जितनी होती है। तो जो ये यहूदी जा रहे हैं उनकी हैसियत भी वहां नौकर जितनी ही होनी है। जब बम गिरेंगे तो उनको सेफ प्लेसेस में घुसने नहीं दिया जाएगा, जैसे ब्लैक यहूदियों को नहीं घुसने दिया जाता है। यह बात मैं किस बिना पर कह रहा हूं? जिन लोगों को ले जा रहे हैं उनको कहा जाता है बनी मनाशे। लेकिन बनी मनाशे हिंदुस्तान में इकलौते यहूदी नहीं है। दरअसल हिंदुस्तान में जो यहूदी हैं उनको 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले नंबर पे जो हैं वो बनी इजराइल खुद को कहते हैं, यानी इजराइल के बच्चे, सन्स ऑफ इजराइल। वो ज्यादातर रहते हैं महाराष्ट्र में, पैसे रुपए वाले हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। दूसरे नंबर पे आते हैं कोचीन के ज्यूज, जो कोचीन में रहते हैं या कोचीन के आसपास रहते हैं। ये भी सैकड़ों बरस पहले हिंदुस्तान में आ गए थे। हिंदू राजाओं के साथ इनके रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं और ये मसाले के ट्रेड में रहे हैं, स्पाइस ट्रेड में ये रहे हैं, और अब भी ये काफी पैसे वाले हैं। ये भी नहीं जा रहे इजराइल में बसने के लिए। तीसरे नंबर पर आते हैं बगदादी ज्यू, जो बगदाद से आए थे, इराक से आए थे। ये 18वीं 19वीं सेंचुरी में आए थे, 18th 19th सेंचुरी में आए थे और कोलकाता और मुंबई में बसे हुए हैं। ये सब पक्के वाले यहूदी हैं जो शुरू से यहूदी थे और यहूदी के तौर पर ही हिंदुस्तान में आए थे। ये जो लास्ट में मैंने आपको बताया बगदादी ज्यूस के बारे में, ये बसे हुए हैं कोलकाता और मुंबई में। ये भी पैसे वाले हैं, ये भी नहीं जा रहे। जा कौन रहे हैं? जा रहे हैं बनी मनाशे। बनी मनाशे का मतलब यह होता है चिल्ड्रन ऑफ मनाशे। अब चिल्ड्रन ऑफ मनाशे का मतलब क्या होता है 2 मिनट बाद मैं आपको बताता हूं, पहले इनके बारे में बता दूं।
बनी मनाशे जो हैं बेसिकली आदिवासी लोग हैं जो तिब्बतियन या बर्मीज बोलते हैं, या तो तिब्बती भाषा का इस्तेमाल करते हैं या बर्मी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगर इनके आदिवासी इलाकों की आप बात देखेंगे तो ये चिन, कुकी और मिजो आदिवासी इलाकों में हैं, मणिपुर और मिजोरम में रहते हैं और 10,000 के आसपास इनके नंबर माने जाते हैं। और 2005 तक इजराइल इनको ज्यू मानता ही नहीं था। ये ज्यू कैसे बने वो भी मजेदार कहानी है। 1951 में 1951 में इस कबीले के एक लीडर को सपना आया, ख्वाब आया रात में, और ख्वाब में उसने ये देखा कि वो तो यहूदी है जो 10 लास्ट ट्राइब्स कहे जाते हैं, यानी इजराइल से, यानी उस इलाके से जो यहूदी निकले थे उसमें 10 ऐसे कबीले थे जिनके बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो ख्वाब इसने ये देखा कि उन्हीं में से एक कबीले के ये लोग हैं और उस कबीले के जो लीडर वहां पर आए थे उनका नाम था मनाशे, यानी ये मनाशे के बच्चे हैं, यानी बनी मनाशे हैं। अब आपके समझ में आया? एक ख्वाब देखा कि हम तो आदिवासी नहीं हैं, हम न कुकी हैं, न चिन हैं, न मिजो हैं, हम तो यहूदी हैं और हम जो हैं वो मनाशे साहब के खानदान से हैं और मनाशे साहब उन 10 लास्ट ट्राइब्स में से हैं, 10 खोए हुए कबीलों में से हैं जो यहूदी थे। जिस समय ये ख्वाब आया ज्यादातर ये जो कबीलों के लोग थे ये ईसाई थे, लेकिन चूंकि वो कबीले का लीडर था उसको ख्वाब आया तो वो यहूदी बन गया, उसने खुद को यहूदी बना लिया, कन्वर्ट कर गया, ज्यू बन गया और सारा का सारा कबीला ज्यू बन गया और ये कहने लगा कि हम तो 10 खोए हुए कबीलों में से हैं, हम बनी मनाशे हैं और हम यहूदी हैं। इजराइल में यह खबर पहुंची जब, तो इजराइल ने इनको किसी भी तरह की मान्यता देने से मना कर दिया। इजराइल ने इस बात को तस्लीम नहीं किया कि ये यहूदी हैं और ना ही इनको जो वहां पे आलियाह जो प्रोसेस है जिसमें दुनिया का कोई भी यहूदी इजराइल में आ सकता है उसके तहत इनको इजराइल आने की इजाजत दी, यानी इन्होंने खुद को यहूदी मान लिया। इजराइल ने इनको यहूदी नहीं माना 1951 से लेकर 2005 के बीच में। इस बीच में इनके कई सारे डीएनए टेस्ट हुए ये पता करने के लिए कि ये वाकई यहूदी हैं। अगर ये यहूदी हैं तो इनका जो डीएनए टेस्ट है वो मिडिल ईस्ट का होना चाहिए, लेकिन डीएनए के जो रिजल्ट थे वो इनकंक्लूसिव रहे। अंत में जाकर यह कहा गया कि पैटर्नल साइड से यानी मर्दों की तरफ से तो इनके यहूदी होने का कोई सवाल नहीं उठता, औरतों के तरफ से ये यहूदी हो सकते हैं। यह भी कंक्लूसिव नहीं था। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह हो सकता है कि इस कबीले के किसी लीडर ने या किसी व्यक्ति ने किसी यहूदी औरत से शादी की हो, यह तो मुमकिन है, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि वहां से यहूदी आकर यहां पर बसे हों। यह डीएनए की रिपोर्ट से और कहा यह गया कि यह यहूदी नहीं है। लेकिन 2005 में शाल्मो अमार करके एक रब्बाई आते हैं, जब उनको यह खबर मिलती है तो वो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, 2005 से पहले ही आ गए थे वो, और कई चक्कर लगाते हैं उस इलाके का, लोगों से मिलते हैं। दरअसल ये जो रब्बाई थे, ये रब्बाई लगातार कोशिश कर रहे थे कि पॉपुलेशन बढ़ाई जाए यहूदियों की, दुनिया भर में यहूदियों की तलाश की जाए। तो उन्होंने देखा यहां पर तो 10,000 लोग पहले से ही यहूदी बने बैठे हुए हैं। तो 2005 में जाकर उन्होंने ये कहा कि ये यहूदी हैं, मैं इनको मान्यता देता हूं कि ये यहूदी हैं, और कनेसेट से ये कहा कि आलियाह का जो प्रोसेस है उसमें इनको भी अलाउ किया जाए, ये भी यहूदी होने के नाते इजराइल आ सकें। 2005 में ये हुआ था और आज 2026 है। इसके बीच में यहां की भी कई महिलाएं, कई लीडर जा चुके हैं इजराइल और भाषण वगैरह दे चुके हैं, लेकिन इनको अभी तक अलाउ नहीं किया गया था। अब 2005 से 2026 यानी 21 साल बाद इजराइल को कैसे मोहब्बत जागी बनी मनाशे के लोगों से, यह समझना बेहद मजेदार है। देखिए, बाकी जिन यहूदियों की मैंने बात की, चाहे वो बनी इजराइल हों, चाहे कोचीन ज्यूज हों, चाहे वो बगदादी ज्यू हों, ये पैसे वाले लोग हैं, तो ये इजराइल में मजदूरी करने नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट का कबीला है, ये कम पढ़ा लिखा है, गरीब है, और ये वहां पर आराम से मजदूरी कर सकता है। अब अगर यहूदियों से इतनी मोहब्बत होती तो इस कबीले में 10,000 लोग हैं, इन सबको एक साथ ले जाते नहीं। अभी सिर्फ 240-42 लोगों को ले जाया गया है और कुल इनकी प्लानिंग 6,000 लोगों की है, क्योंकि इनको 6,000 मजदूरों की जरूरत है। तो ये अभी जो बड़ी खुशी के साथ
झंडे लहराते हुए, इजराइल जिंदाबाद करते हुए वहां जा रहे हैं, जिनको हिब्रू भी नहीं आती, जो मैंने आपको बताया कि मिजो हैं, या तो मिजोरम में रहते हैं या मणिपुर में रहते हैं, तिब्बतियन बोलते हैं, बर्मीज बोलते हैं, ये वहां जाकर जब वहां पहुंचेंगे तो इनको मालूम होगा कि सिर्फ यहूदी होने के नाते इनको कोई बराबर की इज्जत नहीं मिलने वाली। ये बागीचों में घास काटेंगे, ये मजदूरियां करेंगे, जहां लड़ाइयां होंगी इनको आगे किया जाएगा, ये मारे जाएंगे, इनके यंग लड़कों को आर्मी में भर्ती किया जाएगा, क्योंकि अभी जो इजरायली हैं वो आर्मी में भर्ती होने को तैयार नहीं है। ये टॉयलेट साफ करेंगे, ये खेतियां साफ करेंगे, और यहूदी होने का जो नशा इनका है, जिस नशे के आधार पर ये इजराइल जा रहे हैं, वो बहुत जल्दी इनके पछतावे में बदल जाएगा। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में नौकरियां हैं नहीं, हिंदुस्तान में बेरोजगारी चरम पर है, तो इनको लग रहा होगा चलो वहां नौकरियां ही मिल जाएंगी और इज्जत भी हो सकता है, मिल जाए तो नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन इज्जत नहीं मिलेगी, और इनके थोड़े से लोगों को वो तब तक सिर्फ ले जाएगा जब तक उसको मजदूरों की जरूरत है। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ से लेकर बाकी लोग हिंदू मजदूरों को वहां भेजकर खुश हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये बेचारे ट्राइबल लोग जो एक सपने के आधार पर यहूदी बन गए, वो जा रहे हैं वहां पर मजदूरी करने। 2-4 साल बाद खबर आना, या हो सकता है साल 6 महीने में ही खबर आए कि इनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाना अक्सर बहुत आसान होता है। मैं गल्फ के भी कई लोगों को जानता हूं जो वहां गए, बहुत करोड़पति बन गए, उसमें मुस्लिम भी शामिल हैं, और अपने गांव से फिर लोगों को ले गए कि चलो हम अच्छी नौकरी देंगे, और पता चला कि गांव से जो लोग गए वहां पर मजदूरी कर रहे हैं, उनका पासपोर्ट दबा कर रख लिया गया, दिन रात मजदूरी कर रहे हैं, 2 रोटी खाना मुश्किल काम है, 4 पैसे बचाकर गांव भेज रहे हैं, लेकिन हैसियत उनके रिश्तेदार की नहीं, हैसियत उनकी गुलाम की है। तो ये भी जो बेचारे जा रहे हैं, इनकी हैसियत किसी रिश्तेदार की नहीं होगी, ये भी किसी गुलाम की तरह होगी। शर्म यह आती है कि हिंदुस्तान की सरकार इस तरह से अपने लोगों को इजराइल जाने दे रही है उस वक्त जब दुनिया में लोग कोई इजराइल नहीं जा रहे हैं, जब इजराइल में रहना खतरे का बायस बना हुआ है, तब हिंदुस्तानी गवर्नमेंट इस तरह से झंडे हिला हिलाकर इन लोगों को इजराइल भेज रही है। और एक विदेशी झंडा लहराने वाले इन लोगों को देशभक्त कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, वो आप तय कर लीजिए। मैं आपको एक खबर और दे देता हूं। खबर यह है कि नेतन्याहू ने अब यह मान लिया है कि उसको कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, और उसका इलाज करा रहा है। आपको याद होगा पहले भी यह खबर आई थी और नेतन्याहू इस बात से मुकर गया था। इजराइल की सरकार ने कहा था कि यह फर्जी खबर है, नेतन्याहू पूरी तरह से स्वस्थ है। यह खबर मैंने आपको इसलिए बताई कि नेतन्याहू की या इजराइल की किसी भी बात पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचिएगा। आप स्टैंड विद इजराइल करते रह जाएंगे और आपको पता चलेगा कि इजराइल जो बोल रहा था वो पूरी तरह से झूठ था। हमारे जैसे लोगों ने उस समय भी कोट किया था खबरों को कि शायद नेतन्याहू बीमार है, लेकिन वो बता नहीं रहा है, और अब यह खुल के सामने आ गया है कि नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर है। एक इंसान होने के नाते तो मैं यही चाहूंगा कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, लेकिन जो हरकतें उसने की है, जिस तरह से लोगों की जानें ली हैं, बच्चों की, औरतों की, और दुनिया भर में जिस तरह से जंगें छेड़ी हैं, उसके बाद तो उसके लिए कुछ अच्छा सोचने का नहीं ही मन करता है। तो ये मुझे एक मजेदार खबर लगी, तो मुझे लगा कि आपको कुछ जानकारी इस पर दिया जाए। कैसी लगी हमारी बात ये भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।